जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो एग्जाम के जो उपग्रह के जो प्रश्न पूछे जाने वाले वो, या मैं कहूँ आपको कि जो अपन सीरीज चल रहा है, जो पिछले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए, उस तीनों वीडियो के अंदर मैंने 1 से लगाकर 60 तक के प्रश्न आपके सामने रखे हैं और 20-20 प्रश्नों का एक तरह से सेट है पूरा। और आज अपन उसके आगे के क्रम में 61 से 80 तक के प्रश्न देखेंगे और ये 61 से 80 तक के प्रश्न पूरे पूरे किसके हैं? उपग्रह से संबंधित है। उससे पहले जो प्रश्न थे अपने पास वो टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और उपग्रह तीनों का मिक्स थे, परंतु आज मैंने आपके सामने जो 61 से 80 प्रश्न रखे पूरे पूरे उपग्रह से संबंधित प्रश्न है। और अभी लेटेस्ट में हुए 2-3 साल के अंदर अंदर जो क्या क्या ऐसा नासा इसरो के द्वारा किया गया वो आपके सामने इसमें होगा। तो ये वीडियो पूरा देखना न भूले, क्योंकि इसमें से 1-2 प्रश्न आपके सामने 100% बनेंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपके सामने कहता हूँ। ठीक है, ये मेरा दावा है, क्योंकि प्रश्न यदि इसमें से नहीं बनेंगे तो किस में से बनेंगे, ये सोचने की बात है। तो उपग्रह के प्रश्न है, 20 प्रश्न है, मात्र 20 मिनट के अंदर 2 गुना के अंदर आप देखिए, ताकि एक 10 मिनट के अंदर आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाए। तो और क्या चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक करें। ठीक है, पहला प्रश्न अपने पास, भारत के पहले प्रायोगिक प्रक्षेपण यान का क्या नाम था जिसके परियोजना निदेशक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे? ध्यान रखना, क्या शब्द है? प्रायोगिक प्रक्षेपण यान। प्रायोगिक प्रक्षेपण यान कौन सा था? यानी एक तरह से कहते हैं कि लॉन्च व्हीकल जो करते हैं अपन, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो कौन सा था? तो उसका प्रश्न अपने पास है, तो उत्तर है SLV-3। SLV-3। अब SLV-3 है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें। तो चलिए ये रहा, क्या है? SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इससे 1980 में रोहिणी उपग्रह, ये ध्यान रखना प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, और उससे पहली बार 1980 में रोहिणी उपग्रह RS-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था, जिसे भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बन गया। मतलब उससे पहले 5 और थे जिन्होंने खुद के लॉन्च व्हीकल बनाकर अंतरिक्ष में भेजे थे, उसके बाद भारत 6ठा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस सफल परियोजना के निदेशक थे, इसलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो एसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और 3 इसका एक तरह से नाम है। ठीक है, चलिए चलते हैं 62 नंबर प्रश्न पर। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 3 जो भी हुआ था उसका लैंडिंग स्थल, जब मोदी जी ने उसके लैंडिंग स्थल का नाम दे दिया कि आज से ही जो जहां पर इन्होंने लैंडिंग की है वो लैंडिंग का स्थल कौन सा है, तो शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट आपको याद रखना है। आपने यदि वैसे मुझे लगता है पढ़ा हुआ होगा ये, परंतु आज आपने ये प्रश्न देखा तो ये वापस आपके दिमाग के अंदर याद रह जाएगा। तो शिव शक्ति पॉइंट, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता के बाद घोषणा की कि उसके लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। आगे चलते 63 एंड थर्ड नंबर प्रश्न पर। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया या किया की गई मिसाइल रुद्रम, रुद्रम फर्स्ट क्या है? एक रुद्रम फर्स्ट की एक मिसाइल है, और उस रुद्रम फर्स्ट का मेन कार्य क्या है, या उस कैसी मिसाइल है, तो वो अपने को इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये इसका राइट आंसर है, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये ध्यान, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम फर्स्ट। किसके द्वारा विकसित की है? डीआरडीओ के द्वारा। तो 3 से 4 प्रश्न इसके अंदर अपने सामने बनेंगे। ये देखिए आ गया, रुद्रम फर्स्ट भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसमें रेडिएशन 0 है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह शत्रु के रडार सिस्टम और रेडियो ट्रांसमीटर को नष्ट करने में सक्षम है। ओके, यानी रुद्रम फर्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी है, यानी स्वदेशी पूछे तो प्रश्न आ जाएगा। किसने निर्माण किया, इसका विकसित किया? तो डीआरडीओ ने, और शत्रु के रडार सिस्टम और रेडियो ट्रांसमीटर को नष्ट करने में सक्षम है। रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम फर्स्ट। आगे चलते अपन, इसरो द्वारा विकसित भारत के पहले मानवयुक्त, इसरो द्वारा विकसित भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? अंतरिक्ष मिशन है, ध्यान रखना, भारत का पहला, और वो है अपने पास गगनयान। गगनयान अपने को पता है, बहुत ही बेसिक सवाल है, परंतु फिर भी आपको पता नहीं तो एक बार आपके सामने मैं लेकर आया हूँ इसको। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है कौन सा? गगनयान। परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार किसी एक एग्जाम 2 एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाना। ठीक है, भेजना इसका प्रमुख उद्देश्य है गगनयान का।
आगे चलते अपन कार्टोसेट। कार्टोसेट श्रृंखला के उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्टोसेट एक श्रृंखला होती है और उसके कुछ उपग्रह होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। तो क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है डी अपने पास, हाई रिजोल्यूशन पृथ्वी का अवलोकन। कहते हैं कि बहुत ही उच्च गुणवत्ता से, एक तरह से अपन कहे कि पृथ्वी का अवलोकन करते हैं। ये अवलोकन के साथ साथ मानचित्र का चित्रण भी करते हैं, मानचित्र मतलब बनाते हैं कि भाई जैसे अपन क्या कहते हैं गूगल मैप। ये गूगल मैप क्या है? गूगल मैप इस कार्टोसेट का ही एक तरह से भाग है। कार्टोसेट श्रृंखला के उपग्रह से ही अपन गूगल मैप देख सकते हैं। तो हाई रिजोल्यूशन से पृथ्वी का अवलोकन करना ही इसका राइट उद्देश्य है। ठीक है, कार्टोसेट। तो ये देखिए मैंने कुछ लिखा भी है इसमें। कार्टोसेट श्रृंखला भारतीय सूक्ष्म संवेदन उपग्रहों का एक परिवार है जिसे विशेष रूप से उच्च रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन, कार्टोग्राफी, अवलोकन का मतलब कार्टोग्राफी, शहरी और ग्रामीण नियोजन, शहर और ग्राम का नियोजन देखेंगे, टोपो मैपिंग यानी वही मैप करना गूगल मैप वाला, आपदा प्रबंधन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सैटेलाइट तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, सैटेलाइट तस्वीरें प्रदान की जाती है। तो कार्टोसेट अपने को याद रखना है। मिसाइल प्रौद्योगिकी में हाइपरसोनिक गति क्या होती है? हाइपरसोनिक गति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक तेज। ध्वनि की गति से भी 5 गुना अधिक तेज, यानी 5 गुना कर दो आप। ऐसी इस हाइपरसोनिक गति की एक तरह से अपन होती है, गति होती है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसकी गति होती है। हाइपरसोनिक बहुत ही तेज गति से चलने वाली मिसाइल होती है। हाइपरसोनिक गति ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक होती है। इस गति से यात्रा करने वाली मिसाइलों का पता लगाना और उन्हें रोकना अत्यंत कठिन होता है। ये ध्यान रखना, बहुत रोकना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड में होती है। ब्रह्मोस द्वितीय एक हाइपरसोनिक मिसाइल का उदाहरण है जो विकास के अधीन है। ठीक है, ब्रह्मोस याद रखना। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है? वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तब आपके सामने यदि प्रश्न पूछे कि ब्रह्मोस है क्या, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति में यह चलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 67 प्रश्न है। मैं ज्यादा समय ले भी नहीं रहा आपके पास, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे बहुत सारा आपको चीज और भी पढ़नी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर अंदर एक प्रश्न आपके सामने पूरा हो जाए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को। ठीक है, तो 67 प्रश्न है निसार। निसार अभी लेटेस्ट है ये भी। निसार उपग्रह इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है? पृथ्वी का एक तरह से अवलोकन का या अध्ययन बोलो तो भी बात एक ही है। ठीक है, अध्ययन का मिशन है। तो नासा, रूस, जापान और ईएसआई, क्या इसका राइट आंसर है? तो ध्यान रखने को पता है नासा है, और नासा के साथ मिलकर इसरो ने ये निसार उपग्रह बनाया। इसरो प्लस नासा का मिला जुला रूप ही निसार होता है। ठीक है, ये आ गया अपने पास। निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है, तो ये एन का अर्थ हो गया नासा, आई का मतलब हो गया इसरो। यह नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह, वनस्पति, हिमनदों और जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करना है। इस निशा का उद्देश्य। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और परीक्षा में चपेगा ही चपेगा। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। आगे चलते हैं। हेलेना क्या है? हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? तो एक हल्का हेलीकॉप्टर है क्या? नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाना संस्करण है क्या? एक निगरानी ड्रोन है या पनडुब्बी है? तो इसका ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा इसमें ऑप्शन है नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है, एक तरह से हेलिना। हेलिना, नाग मिसाइल याद इतनी, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से मिसाइल को लॉन्च किया जाने वाला उसको बोलते हैं हेलिना। हेलिना। ठीक है, ये मैंने रखा भी आपके सामने। हेलिना यानी हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग। तो हेलिना की फुल फॉर्म भी अपने पास आ गई। हेलिना की हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग यानी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। यह मिसाइल अत्याधुनिक गाइडेंस प्रणाली से लैस है और इसे भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो हेलिना का फुल फॉर्म अभी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्या है? हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग। आदित्य L1 मिशन का तात्पर्य क्या है? आदित्य L1 मिशन में L1 का तात्पर्य क्या है? L1 का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है लैंग्वेज पॉइंट 1। लैंग्वेज पॉइंट 1 इसका राइट आंसर है। L1 का तात्पर्य क्या है? आदित्य L1 मिशन है एक तरह से अपने पास, और लैंग्वेज पॉइंट 1 इसका तात्पर्य है। क्या है उत्तर? तो L1 का अर्थ लैंग्वेज पॉइंट 1 है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में ऐसा बिंदु है जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करता है। इस बिंदु पर एक उपग्रह कम ईंधन खर्च करके स्थिर रह सकता है, सूर्य पर निरंतर नजर रख सकता है। इस L1 का अर्थ है लैंग्वेज पॉइंट सूर्य पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अपन 17 प्रश्न। ओशन सैट उपग्रह,
ओशन सेट उपग्रह किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो अपने को ध्यान रखना, समुद्र विज्ञान और समुद्री संसाधन। ओशन, ओशन है ना, यानी सी कह सकते हैं अपन, सी यानी कि समुद्र। ठीक है, ओशन सेट समुद्र विज्ञान और समुद्री संसाधन के लिए उपयोग में आता है ओशन सेट उपग्रह। क्या होता है? तो वही चीज है। ओशन सेट उपग्रह श्रृंखला विशेष रूप से समुद्र के रंग, समुद्र सतह, तापमान, हवा की गति और दिशा जैसे मापदंडों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन की गई है। यह मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों की पहचान, चक्रवात की भविष्यवाणी और जलवायु अध्ययन में मदद करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ओशन सेट उपग्रह। 71 नंबर प्रश्न अपने पास क्या है? सूर्य तुल्यकालीन ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में उपग्रह स्थापित करने का क्या लाभ है? उपग्रह स्थापित करने का क्या लाभ है? तो अपने को ध्यान में रखना है, उपग्रह पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हर दिन एक ही स्थानीय समय पर गुजरता है, इसलिए इसका कार्य है या लाभ इसका खास यही है, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा। उपग्रह पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हर दिन एक ही स्थानीय समय पर गुजरता है, इसलिए उसका दोनों का जो तालमेल है वो दोनों सेम है। मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है तो उपग्रह भी यहाँ पर होगा, तो सूर्य फिक्स है, तो दोनों को एक जगह उसको देखना है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस कक्षा का मुख्य लाभ यह है कि उपग्रह हर बार एक ही स्थान के ऊपर से गुजरते समय सूर्य के सापेक्ष एक ही कोण पर होता है। यह दूर संवेदी और जासूसी उपग्रहों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह समान प्रकाश स्थितियों में चित्रों की तुलना करने के लिए अनुमति देता है। ये आपको समझना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसरो का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट। इसरो का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये प्रश्न पूछा जाएगा। टेल्स, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना, यह पृथ्वी की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब स्थित है। यह पृथ्वी की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब स्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS। केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित TERLS पृथ्वी की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण वायुमंडलीय और आयन मंडल अध्ययन के लिए आदर्श है। एक तरह से अच्छी जगह है। यही से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत साउंडिंग रॉकेटों के प्रक्षेपण से हुई। साउंडिंग रॉकेटों के प्रक्षेपण से हुई तिरुवनंतपुरम के अंदर से, फिर बाद में वो हैदराबाद और बेंगलोर की तरफ उसका गमन हुआ। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में मिसाइल कॉम्प्लेक्स के रूप में किस शहर को जाना जाता है जहां DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला स्थित है? जहां DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला स्थित है, जिसको अपन मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए पूरा हैदराबाद को क्या बोलते हैं अपन? मिसाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मिसाइल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे? जब यहाँ पर पूरे मिसाइल के कार्य होंगे। ठीक है, तो ये हैदराबाद का सिटी है, उसको अपन मिसाइल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या है? हैदराबाद को भारत का मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि DRDL, RCL, RCI, ASL जैसी DRDO की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला जो भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रमों की रीढ़ है। यानी ये मेन प्रयोगशाला किसकी है? सब किसकी है? DRDO की है। DL, RCI, ASL जैसे DRDO की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। 74 पेलोड शब्द, पेलोड शब्द का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या अर्थ है? पेलोड शब्द का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अर्थ क्या है? तो ये उपकरण है, एक उपग्रह जिसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लेके जाने वाला एक उपकरण है जो रॉकेट द्वारा लेकर जाते हैं, उसको बोलते हैं पेलोड। उसको बोलते हैं पेलोड। पेलोड किसी प्रक्षेपण यान द्वारा ले जाया जाने वाला मुख्य भार होता है। यह एक उपग्रह, अंतरिक्ष यान, वैज्ञानिक उपकरण, मानवीय कैप्सूल कुछ भी हो सकता है, जिसे एक विशेष मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, नहीं ध्यान है तो इसको बोलते हैं पेलोड। कि रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लेके जाया जाने वाला एक उपकरण है जिसको बोलते हैं पेलोड। उसके अंदर कुछ चीजें भी डाल सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक उपकरण, मानवीय कैप्सूल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक अपन कह सकते हैं सूटकेस है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है जो उसकी तकनीकों और सेवाओं का विपणन करती है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड वाणिज्यिक शाखा है एक, अपन कह सकते हैं। और उसकी तकनीक और सेवाओं का विपणन कौन करती है? इसरो की, वो NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का उपक्रम है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसका अर्थ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के उत्पादों और सेवाओं का व्यवसायीकरण करना है, जिसमें लॉन्च सेवाएं और उपग्रह निर्माण शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये पूरा देख रहे हैं किसमें कौन करता है? NSIL करता है।
76 नंबर प्रश्न है अपने पास, चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक काम करना जारी रखा, इसके लैंडर का क्या नाम था जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं हो पाई थी? तो अपने को पता है विक्रम। ठीक है, ये बहुत चर्चा में भी था एक बार। तो चंद्रयान-2 का एक विक्रम है जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, फिर भी उसने अपना काम जारी रखा, तो विक्रम को अपने को याद रखना है। ठीक है, चंद्रयान-2 मिशन में भी लैंडर का नाम विक्रम ही था। हालांकि 2019 में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के अंतिम चरण में विफल हो गया था, इसके बावजूद मिशन का ऑर्बिटर अब भी सक्रिय है, मूल्यवान डेटा भेज रहा है। ठीक है, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। 77 नंबर प्रश्न है, SITE सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट क्या होता है या क्या था? ठीक है, 77 नंबर प्रश्न है। तो अपने को ध्यान रखना है, ग्रामीण शिक्षा के लिए एक प्रारंभिक टीवी प्रसारण उपयोग था। ग्रामीण शिक्षा के लिए एक टीवी प्रसारण प्रयोग है, जो उसको क्या बोलते हैं साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। टेलीविजन यानी टीवी आ गया अपने पास। ठीक है, तो टीवी का जो भी था वो पूरा साइट से चलता था। 1975-76 में किया गया, तो ध्यान देना 1975-76 के बाद में एक तरह से टीवी का आविष्कार हुआ 1980 के आसपास। एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, इसमें अमेरिकी उपग्रह ATS-6 का उपयोग किया गया। भारत के 2400 गांवों में सीधे टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिसका उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जानकारी देना था। यह विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक तकनीकी प्रयोग था। ठीक है, तो साइट 1975-76 के अंदर टेलीविजन से संबंधित। इसरो के भविष्य के शुक्र मिशन, वीनस मिशन ध्यान रखना, का औपचारिक नाम क्या है? तो शुक्रयान फर्स्ट, शुक्रयान फर्स्ट इसका औपचारिक नाम है। इसरो का भविष्य का मिशन है और प्रस्तावित शुक्र मिशन है भी। इसका उद्देश्य शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से ढका हुआ है, और इसकी सतह की विशेषताओं की जांच करना है। आगे चलते हैं 79, भुवन क्या है? भुवन, भुवन, भुवन क्या है? भुवन क्या है? तो इसरो द्वारा विकसित एक वेब आधारित 3D भू पोर्टल, 3D भू पोर्टल को भुवन बोला गया है। इसरो द्वारा विकसित एक वेब आधारित 3D भू पोर्टल को भुवन का दर्जा दिया गया है, भुवन कहते हैं। ठीक है, तो भुवन क्या है? गूगल अर्थ की तरह, भुवन एक गूगल अर्थ की तरह इसरो द्वारा विकसित एक वेब मैपिंग सेवा है। यह भारतीय उपग्रहों से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन छवियों का उपयोग करके भारत के भूभाग का विस्तृत 2D या 3D चित्रण प्रदान करती है। तो 3D भू चित्रण, ये ध्यान रखना अपने को, 3D याद रखना अपने को। तो 3D क्या है? एक तरह से भुवन एक मैपिंग की सेवा है, पोर्टल कह सकते हैं आप इसको। उपग्रह में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? उपग्रह में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो आपको पता है सोलर पैनल, सोलर पैनल होता है, सौर सेल कह सकते हैं अपन इसको, क्या कह सकते हैं? सौर सेल कह सकते हैं। फिर मैं आपको कहूँगी, एक प्रश्न मैंने आगे भी बनाया था कि यदि मान लीजिए कि सोलर पैनल के सामने बादल आ जाते हैं, यदि पृथ्वी आ जाती है, तो फिर वो उपग्रह कैसे चलता है? तो उसके अंदर बहुत सारी बैटरियां होती है, बैटरी होती है, और वो बैटरी से फिर वो क्या कहते हैं, एक तरह से उपग्रह चलता है। ठीक है ना, ऐसे अवरुद्ध आ जाता है यदि उपग्रह के सामने सूर्य आ जाता है या सूर्य के सामने पृथ्वी आ जाती है, और उपग्रह के सामने डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो जो बैटरी है जिसके अंदर ऊर्जा संचित की हुई है, वो बैटरी इसका कार्य करती है। ठीक है, अधिकांश उपग्रह अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा पर पैनलों पर निर्भर करती है। ये पैनल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो उपकरणों को चलाने और बैटरी को चार्ज करने के काम आती है। ठीक है, तो ये थे अपने पास टोटल 20 क्वेश्चंस थे, और आशा करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे भी आपके सामने मैं इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के प्रश्न लेके आने वाला हूँ, बहुत ही कम समय के अंदर पूरा का पूरा एक तरह से टॉपिक आपके सामने कराऊंगा। और परीक्षा में आपके ये प्रश्न जो आने वाले 5 से 10 प्रश्न भी इसके लिए होंगे, जो लोग बहुत कम इसको छोड़ने के लिए कर रहे हैं, तो वो बहुत कम लोगों को आपको ये फायदा हो जाएगा। और परीक्षा के अंदर 5 से 10 प्रश्न भी यदि सही हो रहे तो आप सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे दावेदार होंगे।